मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल। आज हम एक विषय पर बात करेंगे जो लगातार 2014 से चलता आ रहा है। 2014, 19 और 24 आपने बड़ा सुना होगा मित्रों। खान मार्केट गैंग यानी एक पत्रकारों का समूह है जो बड़े बड़े आयोजन करता था जब यूपीए की सरकार थी। विदेश में जाना आना, और मंत्री भी कौन बनेगा उसमें भी वो खान मार्केट गैंग जो था वो अपना काम करता था। आपको ध्यान होगा क्योंकि मैं अभी एक चैनल पर किशोर तिवारी हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के, तो वो कह रहे थे कि भाजपा को 220 सीट आएंगी और नितिन गडकरी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी 1 घंटा पहले ही एक चैनल पर, टीवी चैनल पर ही मैं देख रहा था एक डिबेट को। तो यानी कि एक मान वो भी रहे हैं कि सरकार भाजपा की बनेगी और उनका शब्द आगे ये था, और हम उनके साथ हो लेंगे चुनाव। वो इंडी गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं किशोर तिवारी, यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता। और उनका भी मैं ताज़ा एक डिबेट में, वो तो भाजपा के एक प्रवक्ता बैठे थे, उनसे पूछा ही नहीं गया कि अभी आप हार माने बैठे हो। तो विषय यही था कि ये किस तरह से नैरेटिव, क्योंकि पीछे आपने सुना होगा कि सिद्धारमैया ने भी एक बात कही कि 220 सीट आएंगी, प्रियंका ने भी कही कि 180 सीट आएंगी। तो कहने का मतलब जो कांग्रेस है उसको आज के दिन इस बात से लंबा चौड़ा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि भाजपा की सीट कितनी आएंगी। उनकी एक ही मनोकामना है, किसी तरीके से इस देश पर नरेंद्र मोदी का राज, यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बने। उनका मोटा मोटा अब जो इंडी गठबंधन का, जैसे अब खबरें आ रही हैं, क्योंकि पहले दौर का जो चरण का चुनाव हुआ उसमें भी एक नैरेटिव सेट किया। ये जो खान मार्केट गैंग की बात कर रहा हूं, ये एक विमर्श तैयार करते हैं जिसको हम नैरेटिव कहते हैं कि देश में माहौल कैसा है। एक नैरेटिव किया 3% वोट कम होने पर, जैसे सारा वोट मोदी का खत्म हो गया, मोदी लहर खत्म हो गई। जबकि मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बताया भी था कि इसका ज़्यादा नुकसान तो इंडी गठबंधन को होने वाला है। जबकि वोट प्रतिशत कम होता है तो भाजपा का नुकसान होता ही, लेकिन वो जब होता है जब बराबर का मुकाबला हो। लेकिन जब मुकाबला ही नहीं है, तो जब विपक्ष को पता है कि प्रधानमंत्री हटने वाले ही नहीं है, तो वो निराश भी होते हैं। तो इसमें किसी का फायदा नुकसान ज़्यादा नहीं। लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद एक नैरेटिव तैयार किया गया, जो कि अभी पूरे आंकड़े आ जाएंगे आज दूसरे चरण के मतदान के बाद, तो उस पर चर्चा कल के अंक में करेंगे कहाँ कितना प्रतिशत रहा। लेकिन आज लोगों में उत्साह था, क्योंकि हम भी टीवी पे और इधर उधर लोगों से जानकारी ले रहे थे, क्योंकि आज का वोटर स्पष्ट नजर आ रहा था कि वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है। लगता है आज उनका जो नैरेटिव है वो ध्वस्त हो गया होगा। लेकिन विषय यही है कि कैसे नैरेटिव तैयार किया जाता है। इसकी फ्लैशबैक में जाना होगा, पीछे जाना होगा, जो अब वो नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि किसी तरीके प्रधानमंत्री मोदी ना आए, क्योंकि इनको खतरा मोदी से ही है कि मोदी आएगा तो हमें अंदर करेगा। लेकिन इसके पीछे हम शुरू करते एक बारी देखते हैं। आपको ध्यान होगा 2014 का चुनाव, क्योंकि हम लोगों की याददाश्त इस मामले में बड़ी कमज़ोर हो जाती है कि हम लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, रिसर्च कम करते हैं। तो 2014 में भी एक माहौल था, 180 से 190 सीट आएंगी। आपको ध्यान होगा क्योंकि उस समय तो भाजपा कार्यकर्ता को भी, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि 272 सीट मोदी जी का इतना, तो उनको लगता था 225 के करीब सीट आ जाएंगी तो और सरकार बन जाएगी। और इसी नैरेटिव में इन लोगों ने कहा कि 180 190 सीट भाजपा को मिलेंगी और उसके कारण से भाजपा की सरकार तो बन जाएगी एनडीए की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं बन पाएंगे। तो उसी कारण कुछ भाजपा के भी जो इंटरनल नेता थे, जो प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश में थे, वो भी सोच रहे थे कि 180 90 200 सीट आ जाए। और उन्हीं बातों को लेकर आपको ध्यान होगा उस समय कि नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ लिया था। वो गठबंधन से अलग हो गए थे। उनको पता था कि भाजपा की 170 80 90 सीट आएंगी और मैं
गठबंधन से अलग हो के लड़ूंगा, उनको लगता था कि मेरी भी वहाँ पर सीट काफ़ी आ जाएंगी क्योंकि वो बड़े पॉपुलर नेता थे, जबकि उनकी 2 सीट ही आ पाई थी उस समय बिहार के अंदर। लेकिन उनको लगता था कि मेरी सीट आएंगी 20-25 और फिर मैं स्वीकार्य हो जाऊंगा, एनडीए के वालों को भी मजबूरी हो जाएगी और कांग्रेस वाले, यूपीए वाले कुछ दल भी मेरे को मिलकर प्रधानमंत्री बना देंगे और 2014 से सुंदर मौका नहीं है। उनमें से एक व्यक्ति वो भी थे। लेकिन एक नैरेटिव उस समय यही चलाया गया 2014 में कि किसी भी तरीके से भाजपा की 200 से ऊपर सीटें नहीं आने वाली। 250 तो बड़ी दूर की बात थी और उस समय किसी को लगता भी नहीं था। लेकिन मोदी जी, मुझे ध्यान है उन रैलियों में 2 व्यक्तियों के वक्तव्य बड़े मैं सुनता था। एक मोदी जी का, मोदी जी हमेशा कहते थे 300 कमल खिलाएंगे, कमल खिलाएंगे शब्द बोलते थे और 282 सीट आई। और उसके बाद एक दूसरे शख्स से बाबा रामदेव, जो ये कहते थे कि कांग्रेस की स्थिति इतनी बुरी होगी कि कांग्रेस को कुछ सीटें 100 भी नहीं मिलने वाली। और कांग्रेस की सीट आई थी केवल 44। लोगों को विश्वास नहीं होता था कि ऐसी भी स्थिति देश में हो सकती है। तो इन 2 लोगों का मेरा ध्यान है, आप अगर फ्लैशबैक में वो वीडियो देखेंगे चैनलों पर, तो ये 2 लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे कि कांग्रेस का सबसे बुरा नाश होगा। वो रामदेव कहते थे और मोदी जी कहते थे। बाकी सबको ठीक है कह तो देते थे, लेकिन विश्वास किसी को नहीं होता था, क्योंकि वो खान मार्केट जो गैंग है वो अपने काम पे पूरी तरह लगा रहता था। तो 2014 में उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मोदी की सरकार बन गई और उसने अपने आप से काम शुरू कर दिया। फिर वही नैरेटिव जब 2017 में आया, यूपी का चुनाव आया, तो वही नैरेटिव बनाने का, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट खिलाफ हैं, एक बहुत बड़ा नैरेटिव चलाया। क्योंकि उस समय हरियाणा में जाट आरक्षण का लेकर भी आंदोलन था। तो बड़ी, एक यशपाल मलिक नाम के एक नेता भी थे, तो वो जब यूपी में गए तो कहते कि मैं तो काम करा, जबकि उनके गांव में जिस पार्टी का वो समर्थन कर रहे थे वो उनके गांव में ही 4थे नंबर पर आई थी वो पार्टी। तो एक नैरेटिव, उस समय लोग कहते थे कि बीजेपी की यहाँ 140 से ऊपर सीटें यूपी में नहीं आएंगी। सर्वे भी यही दिखाते थे, क्योंकि खान मार्केट जो गैंग था उनका भी कब्जा पूर्ण था। लेकिन धीरे धीरे उनके हाथ से जैसे जैसे कमान छूटनी शुरू हुई, तो आपको ध्यान होगा 2018 में जब चुनाव 2019 में होना था, तो 2018 में फिर एक, उससे पहले 2014 में भी हुआ। बहुत से लोगों ने कहा हम आत्महत्या कर लेंगे, हम देश को छोड़ देंगे अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गया, तो ये हो ही नहीं सकता। 2019 में एक गैंग बना, आपको ध्यान होगा, उन्हीं खान मार्केट गैंग द्वारा प्रायोजित। क्या नाम था उसका गैंग का नाम? अवार्ड वापसी गैंग। अवार्ड वापसी करो, इतना प्रचलन किया कि सब तहस नहस हो गया देश में। अपने जो अवार्ड इनको मिले, केवल अवार्ड के नाम के वो देते थे वापस, लेकिन पैसा आज तक किसी ने वापस नहीं किया। और मुझे ध्यान है कि एक गठबंधन वहाँ बना उस समय बेंगलोर में, रैली हुई थी उसकी, ये जो यूपीए की यानी कि गठबंधन की, विपक्षी जैसे अब इंडिया है तो एक, माफी चाहता हूँ, तो एक गठबंधन बना, उसमें मायावती भी और जितने बड़े नेता था। अब तो बहुत, इंडी गठबंधन में बहुत कम नेता हैं, तो उस समय बहुत नेता वहां इकट्ठे हुए और ऐसे लग रहा था जैसे मोदी का कुछ बचेगा ही नहीं, आपको ध्यान होगा। और यूपी में भी मायावती और अखिलेश यादव और आरएलडी जयंत चौधरी के नाम से एक गठबंधन इनका बना। उससे पहले उपचुनाव में भी उन्होंने जीत प्राप्त की कैराना से, और गोरखपुर से भी उनका गठबंधन उपचुनाव में जीत गया। तो लगता था कि अब स्थिति खराब है, जैसा आज लोग ये माहौल बनाना चाहते हैं। तो आपको ध्यान होगा 2018 में जब उपचुनाव ये हुए थे, गोरखपुर की सीट भी मुख्यमंत्री होने के बाद योगी जी गोरखपुर से हार गए थे उपचुनाव। इतनी स्थिति खराब थी। और फिर ऊपर से इनका गठबंधन, तो भी इस नैरेटिव को तोड़ते हुए 2019 के अंदर 64 सीट तो यूपी में आई और 303 सीट अकेली भाजपा को मिली और 353 एनडीए को मिली। उसमें नीतीश भी लौट के आ गए, क्योंकि उनको लगा कि ये तो बात अब बनने वाली नहीं है। तो वो नैरेटिव चला जबरदस्त तरीके से, आपको ध्यान भी होगा। और फिर उसके बाद 2019 में जब ये नैरेटिव चला, तब भी यही था कि किसी तरीके से मोदी को रोक लो। उन्हें भी पता था कि सरकार एनडीए की और भाजपा की बनेगी, लेकिन चिंता यही कि मोदी को किसी भी तरीके रोको, क्योंकि मोदी इन
खान मार्केट गैंग की सुनते नहीं, कोई बात नहीं चलती। कोई मंत्री, ये भी नहीं पता लगता कि कौन तो प्रधानमंत्री के नीचे काम करेगा, कौन उनका सचिव होगा, कौन मंत्री बनेगा, किसको टिकट मिलेगी। ये जो उनके पास रिपोर्टिंग होती थी और वो सिफारिश करते थे, वो खान मार्केट गैंग, वो पूरी तरह नेस्ते नाबूद होना शुरू हो गया। तो वो हैरान परेशान हो गया। फिर 2022 में आपको ध्यान होगा, यहीं क्या नाम है उसका, यूपी चुनाव जब हुए तो वो फिर सक्रिय हुआ कि अब किसान आंदोलन की वजह से यूपी में सुपड़ा साफ पूरी तरह से। राकेश टिकैत के रूप में एक ये व्यक्ति को लेकर आए, जो मैं भी बयान सुन रहा था, वो कह रहा चुनाव गर्म तो हुआ नहीं। तो कैसे गर्म हो ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन वो चुनाव कैसे गर्म हुआ मोदी जी ने कराया वो अभी चर्चा मैं करता हूँ। तो उस समय भी लेकिन भाजपा ने बड़ी आसानी से उत्तर प्रदेश में भी सरकार बना ली, वहां भी उनका वो नैरेटिव ध्वस्त हो गया। अब फिर नया 2024 में उन्हीं लोगों का, आपको देखते होंगे रवीश और आशुतोष, ऐसे कई पत्रकार हैं, योगेंद्र यादव जो किसान आंदोलन के सर्वे सर्वा थे, राहुल गांधी की न्याय यात्रा के सर्वे सर्वा थे, वही डिबेट करके वही बताते हैं कि ये स्थिति रहेगी, क्योंकि वो सेफोलॉजिस्ट भी रहे हैं किसी समय, ऐसा ही सेफोलॉजिस्ट करते होंगे उस समय। तो ऐसा एक नैरेटिव तैयार करके आम आदमी सभी पार्टियों को जोड़ के एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि मोदी नहीं बनेंगे, बीजेपी की वो सीट पूरी 300 नहीं आ पाएंगी, थोड़ी कम होंगी, 250 आएंगी, 230 आएंगी, इस रेशो पर वो जा रहे हैं, क्योंकि नैरेटिव सेट करना उन लोगों को। तो मेरे कहने का मतलब ये नैरेटिव सेट करते हैं, लेकिन उसी समय मोदी इनके नैरेटिव को, क्योंकि मोदी की जो टीम, उनके पीछे संघ और कई लोग बड़ा बारीकी से काम करते हैं, उसी समय इनका नैरेटिव ध्वस्त हो जाता है। क्योंकि उसका कारण है मोदी जी की एक क्रेडिबिलिटी है, जैसे कोई कहते हैं ना मोदी की गारंटी, तो एक क्रेडिबिलिटी है। मैं भी कुछ लोगों के साथ शाम को जैसे घूमने निकलते हैं, वो लोग खुश होते हैं कि ऐसे हो जाएगा, जिनको बड़ी तकलीफ सी है, वो भी बेचारे सोचते हैं कि मोदी ना बने किसी तरीके से बस। क्यों? बहुत से लोगों की जो 2 नंबर का काम है, उनकी दुकानदारी बहुत से लोगों की खराब हो चुकी है, इसलिए उनको मोदी नाम से बड़ी तकलीफ है। लेकिन मोदी जी, अब दूसरे चुनाव, बहुत से लोग सोचते होंगे कि पहले चरण में ना मोदी जी, अब यही कह रहे थे ना कुछ लोग टीवी डिबेट पे बैठते हैं, या ये कि मोदी हार गया, मोदी घबरा गया है, मोदी के हाथ कांप रहे हैं, इसलिए मोदी ने हिंदू मुसलमान कर दिया। नहीं भैया, वो बड़े, मोदी का हेलीकॉप्टर जब उतरते हैं इतनी देर रुकता है कि अगर उनकी 62 सेकंड 64 सेकंड की वो ऊपर हेलीकॉप्टर की पत्ती घूमती है तो उतरना होता है, वो 64 सेकंड भी वेस्ट नहीं होने देते। वो देखते हैं कि इन 64 सेकंड में मुझे क्या प्लान करना है। मोदी है वो नाम, कहते हैं ना मोदी को समझना नामुमकिन है। उसका कारण है क्योंकि उनकी एक विश्वसनीयता है, और उनका फिर वही बात कि जमीन से किया हुआ एक काम है। मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लेना, ये नैरेटिव जो भी है 303 सीट से ऊपर आएंगी और ये नैरेटिव ध्वस्त होगा ही होगा। क्यों? अब इनका मकसद क्या है? इनका मकसद राहुल गांधी इसी में कह रहे हैं कि इन्होंने हिंदू मुसलमान कर दिया। मोदी को 1 मिनट लगता है क्या करते हुए, नैरेटिव को चेंज करते हुए। अब देखा मोदी ने कैसे, क्योंकि इन्होंने नैरेटिव बनाया कि मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म होगा। अब मोदी ने पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया कि आरक्षण को तो कांग्रेस खत्म करने वाली है, क्योंकि मुसलमानों को उनके आरक्षण के बीच में हिस्सा देगी। तो ओबीसी को तो लगेगा कि हमारा आरक्षण तो ये ओबीसी में तो मुसलमान लेंगे। तो उस नैरेटिव को मोदी जी ने 1 मिनट के अंदर एक ही रैली में बदल दिया। कुछ लोगों को लगा कि मोदी जी जोश में बोल गए लेकिन घबरा जाएंगे, लेकिन मोदी जी ने फिर कहा। जो ये लोग कहते हैं कि मोदी जी घबरा गए हैं, वही राहुल गांधी मोदी को तू तड़ाक पर आ गए। आपने देखा होगा पीछे वो आता है जाता है, उसके बाप की उम्र का है, 20 साल से उससे उम्र बड़ी है मोदी जी की, और वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी भाषा देखेंगे मोदी जी को लेकर तू तड़ाक की। वो स्पष्ट नजर आ रहा है कि कौन बौखलाया हुआ है, क्योंकि चिंता 2-4 जून के बाद उनको आगे की भी है, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क लेने वाले मोदी जी हैं। जब चुनाव के बीच में वो केजरीवाल और हेमंत सोरेन जिन ने लूटा, वो कहते हैं कि मैं अंदर कर दूंगा, चुनाव में रिस्क ले सकते हैं, तो 4 जून के बाद तो उनको काम करने में किसी प्रकार का कोई भय ही नहीं है। तो इनकी चिंता, इनका नैरेटिव
पूरा खान गैंग मार्केट जो है वो परेशान है, और कुछ नेता जिनको अंदर जाने का बड़ा डर सा लगता है तो वो निराश है। तो मैं इसलिए आज वीडियो बनाने का मन किया कि इस खान मार्केट गैंग, क्योंकि ये पुराना विषय नाम हो गया, अब आजकल चलता नहीं, लेकिन वो किशोर तिवारी जी के मैं डिबेट सुनते सुनते अभी 1 घंटा पहले सुन रहा था, तो मैंने रीड किया कि इसी विषय पर बात करें कि ये लोग नैरेटिव ऐसा क्यों बना रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी सीट नहीं बताई, ये कहना चाहिए कि मोदी की तो खिलाफत है तो 100 सीट नहीं आएंगी। मोदी जी तो स्पष्ट कह रहे हैं कि 40 कांग्रेस की नहीं आएंगी, 40 तक आएंगी, 50 आ जाएंगी। तो ये कह रहे हैं कि नहीं अब 300 वो 400 नहीं आएंगी। नैरेटिव इनको, अब इनका नैरेटिव 200, 220, 230 कि किसी तरीके से मोदी जी 272 से कम 250 पे रुक जाए, और ये नैरेटिव 2029 में भी बनाएंगे, उसमें ये सीटें थोड़ी और 20 बढ़ा देंगे, 250 आएंगी, अब 220 तक कह रहे हैं। तो ऐसे नैरेटिव इन लोगों का, क्योंकि एक मानवीय प्रवृत्ति है, पक्ष और विपक्ष तो चलेगा ही। कभी लोग कहते हैं कलयुग है, लेकिन सतयुग से लड़ाई शुरू है, संघर्ष तो होगा ही। देवता राक्षस का संघर्ष रहता ही है। पुरुष का झगड़ा किसी ना दूसरे पुरुष से रहता ही है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान करते हैं तो कहीं मुसलमान में शिया सुन्नी भी करते हैं, यानी यह संघर्ष तो रहेगा। यह संघर्ष कभी खत्म होने वाला भी नहीं है, क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि ये जो खान मार्केट गैंग है वो बड़ा हताश है, परेशान है। और अभी भी मैं बहुत नीचे तक देखता हूँ मीडिया में, लोग तो कहते हैं कि गोदी मीडिया, लेकिन कुछ एंकर आज हिंदूवादी हैं तो उनके ऊपर ये अटैक करते हैं। पहले इन्होंने 10, 12, 15 एंकर की लिस्ट भी तैयार की थी मैंने, बल्कि रूबिका लियाकत को अयोध्या में कहा भी कि बहन तेरी हालत खराब है, तू उनके टारगेट पे है, तू ज़्यादा तू तड़ाक मत किया कर। तो अयोध्या मंदिर की बात है। तो कहने का मतलब ये लोग जो 15-20 ऊपर के पत्रकार हैं जो आज इस देश को विषय को रखते हैं, तो वो भी इनसे सहन नहीं, उनका ये वो कर देते हैं। लेकिन नीचे आज भी आप देखेंगे, नीचे का जो बहुत से जर्नलिस्ट हैं वो यही नैरेटिव सेट करते हैं, क्योंकि उनकी पूछ कम हो रही है। तो आपको मेरा ये अंक अगले कल विषय पे भी बात करेंगे कि आज जो पोलिंग हुई है 26 तारीख को दूसरे चरण की, उसका क्या महत्व है और किन सीटों पे, क्योंकि ये प्योर एनडीए का मामला था, तो वो लगता है कि उस पर एक एक सीट पे चर्चा कल करेंगे। तो मेरा ये अंक आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारत माता की जय। जय श्री राम। नमस्ते।